क्या सच में हमारे देश में एमबीबीएस एडमिशन में करप्शन पॉसिबल है? क्या सच में आज भी एमबीबीएस एडमिशन के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं? क्या कोई ऐसी संभावना है कि आप किसी सेटिंग से या किसी आदमी की सिफारिश से एमबीबीएस में एडमिशन ले सकें? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी लाइन को तोड़ के बिना मेरिट के किसी एमबीबीएस एडमिशन में आ सकें? हाय, माय नेम इज़ राकेश जैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सभी सवालों की जो आपके और आपके बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सभी बच्चे और माँ बाप इस बात को सोच के परेशान होते हैं कि क्या हमें एमबीबीएस एडमिशन के लिए फेयर चांस मिलेगा या नहीं, और इस एडमिशन के लिए उनको क्या करना होगा और कैसे उस एडमिशन के लिए वो बेस्ट कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप इस साल नीट दे रहे हैं तो आप नीट नेविगेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनकी बेस्ट एथिकल और एक्यूरेट सर्विसेज के लिए। हाय, बहुत कॉमनली मेरे को ये सवाल सुनने को मिलता है कि सर, आप कहते हैं कि एमबीबीएस एडमिशन इंडिया में सिर्फ डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट के ऑल इंडिया रैंक के बेस पे होता है। आप कहते हैं कि ये सब एक फेयर प्रोसेस है। सर, अगर ये फेयर प्रोसेस है तो सर मेरे दोस्त ने 200 नंबर में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले लिया? सर, मेरे एक दोस्त ने कैसे 400 नंबर में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया? ये सवाल बहुत परेशान करते हैं। बहुत सारी माँ बाप और बहुत सारे बच्चे और माँ बाप इस बात को सोच के परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसके कारण कि उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा और दूसरे बच्चे कम नंबर लेके भी एडमिशन ले पाते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहूँगा। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर में आपको कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो सबसे पहले आप उस बच्चे का प्रोफाइल जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपसे बात की है कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए 4 पैरामीटर काम करते हैं: आपका डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी, आपका कोटा और आपका नीट स्कोर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ नीट स्कोर को देखते हैं, हम उस बच्चे की कैटेगरी और उस बच्चे के कोटा को नहीं देखते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे ने फ़ोन करके कहा कि सर, मेरे एक दोस्त ने 200 नंबर में पटना के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। और आप विश्वास कीजिए, मैंने उससे सिर्फ यही पूछा कि क्या आप अपने दोस्त का कैटेगरी और कोटा बता सकते हैं, और उसके पास उस सवाल का पूरी तरह से जवाब नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा कि शायद सर वो भी जनरल कैटेगरी का था, और वो मैं जानता था कि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उस सवाल का जवाब नहीं जानता है। आपको ये बात समझनी है कि हमारे देश में एक कैटेगरी रिजर्वेशन है। कैटेगरी रिजर्वेशन 2 टाइप की है, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में हम जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, इनको हम वर्टिकल रिजर्वेशंस बोलते हैं। इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब जो कि सभी कैटेगरीज में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी होती है? सबसे कॉमन और सबसे फेमिलियर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी आप सुनते हैं वो है पीपल विद डिसेबिलिटी, पीएच, या जिसको पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं। जो भी बच्चे 40% से ज़्यादा फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न में उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर आप 200 नंबर पे या 150 नंबर पे किसी बच्चे को किसी गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेते हुए देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या वो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है। दूसरी बात, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में कुछ स्पेसिफिक कोटाज होते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक फ्रीडम फाइटर कोटा होता है। अब फ्रीडम फाइटर कोटा में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स ना होने के कारण वहाँ पे मेरिट कम हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई करप्शन करके उस कोटा पे अपना सीट ले सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में किसी भी कोटा पे कोई बच्चा अवेलेबल नहीं होता है, कोई एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो सीट ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट कर दी जाती है 3rd राउंड में। तो इफ़ेक्टिवली किसी भी कोटा के ऊपर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरिट नीचे आ जाती है। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर, क्या हम उस कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ, अगर आप जेन्युइन उस कोटा के हकदार हैं
आपको उस कोटा का बेनिफिट लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि अनफॉर्चुनेटली उनको सभी कोटाज़ के और कैटेगरीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसके कारण भी वो अपना MBBS की सीट का एडमिशन छोड़ चुके होते हैं। अगर आप एक अच्छे काउंसलर की हेल्प लेंगे तो वो आपको हर स्टेट के कैटेगरीज़ और सभी कोटाज़ के बारे में पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस कैटेगरी और कोटा के बेनिफिट को आप अवेल करके अपने MBBS एडमिशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्टिफिकेट आप हमारे को बनवा के दे दें, और मेरा जवाब होता है नहीं। अगर कोई भी आदमी किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पे किसी भी कोटा में एडमिशन अगर वो लेता है, एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 5.5 साल के बीच में अगर मान लीजिए किसी भी स्टेज पे आपका अगर वो डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है, आप ना सिर्फ अपने करियर से हाथ धो बैठते हैं बल्कि आप एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि थोड़े से लालच के लिए प्लीज़ कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जहाँ पे आप नकली डोमिसाइल या नकली कैटेगरी या नकली कोटा सर्टिफिकेट बनवाएं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि प्लीज़ हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज़, हैव फेथ इन योर डेस्टिनी एंड मेंटेन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल एडमिशंस। और अगर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको नीट से रिलेटेड सही जानकारी हर वक्त मिलती रहे। थैंक यू।